जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ राहुल पे। आज हम पॉलिटिकल साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में एक और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और वो क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय संविधान की ऐसी कौन कौन सी विशेषता है जो उसे अन्य देश के संविधान से अलग करती है। ठीक है, ये वीडियोस पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट के साथ साथ जिनका सेमेस्टर 1 में अंडरस्टैंडिंग भारत है उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो प्रश्न है वो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वालों के साथ साथ आपका अंडरस्टैंडिंग भारत वालों को भी पढ़ना है, और चाहे किसी भी सब्जेक्ट के अंतर्गत ये टॉपिक आता है उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी हम आंसर्स को लिखना शुरू करते हैं या आंसर्स को पढ़ना शुरू करते हैं तो हम शुरू करते हैं उसके इंट्रोडक्शन से, प्रस्तावना से। ठीक है, तो ऐसा ही हमने इस वीडियो में भी किया है और एग्ज़ामिनेशन में भी आपको ऐसा ही करना है। ठीक है, किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन देना है, बशर्ते वो क्वेश्चन जो है 5 नंबर या उससे कम का है, उसमें आप सीधा लिख सकते हो, उसमें किसी प्रकार का कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन यदि 5 मार्क्स से आपका ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपको इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी है। ठीक है, भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत और महत्वपूर्ण लिखित संविधान है। इसे बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। यानी हमारा जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और इसे बनाने के लिए जिस कमेटी का गठन किया गया था उस कमेटी का नाम है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। ठीक है, इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। ठीक है, इसी के उपलक्ष्य में हम हर साल गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, इसलिए उन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार भी कहते हैं। हालांकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, यानी भारतीय संविधान का जनक। भारतीय संविधान भारत के शासन की संरचना, नागरिकों के अधिकारों, कर्तव्यों और राज्यों की शक्तियों को निर्धारित करता है। यानी भारत में शासन की संरचना किस प्रकार से है, शासन किस प्रकार से विभाजित किया गया है, नागरिकों का अधिकार क्या है, उनके कर्तव्य क्या हैं, राज्य की शक्तियों की सीमा कहाँ तक है, ये सभी आपको भारतीय संविधान के तहत देखने को मिल जाएगा, जिसके तहत हमारा संपूर्ण देश चल रहा है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, तो सबसे पहले कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो विश्व का, जितने भी विश्व में देश है उसका सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे पास उपलब्ध है, हमारे देश में स्थित है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत और लिखित संविधान है। प्रारंभ में इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी, जबकि वर्तमान में इसमें 450 से अधिक अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, अब ये अनुच्छेद क्या है, देखो, जिस प्रकार किसी किताब में आपको लेसन्स देखने को मिल जाते हैं, मान लो आप कोई पॉलिटिकल साइंस का टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो तो उसमें कई सारे चैप्टर्स होते हैं, हो सकता है वो 15 चैप्टर उसमें हो सकता है 17 चैप्टर हो। उसी प्रकार हमारे जो संविधान में जो चैप्टर है उसको हम लोग भाग कहते हैं। ठीक है, और संविधान में कितने भाग या कितने चैप्टर या कितने लेसन उपस्थित है, तो कुल जो है 22 भाग उपस्थित है। ठीक है, और अनुसूचियाँ की बात करें तो कुल 8 अनुसूची शुरुआत में थी और वर्तमान में कुल 12 अनुसूची है। ठीक है, हालांकि इसमें कुछ संशोधन भी किए गए। हमारे जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद जनरली भाग के अंतर्गत आने वाले टॉपिक्स होते हैं। जिस प्रकार लेसन्स के अंतर्गत विभिन्न लेसन के अनुसार हमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं, उसी प्रकार जो हमारा संविधान है, संविधान में जो चैप्टर्स होते हैं उसके भाग कहते हैं और जो टॉपिक्स होते हैं उसको अनुच्छेद कहते हैं। तो प्रारंभ में तो 395 अनुच्छेद थे, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन किए गए जिस कारण अभी 450 से अधिक अनुच्छेद उपस्थित हैं। ठीक है, हालांकि अगर हम वास्तविक रूप से देखें तो इसमें 395 अनुच्छेद ही है, लेकिन कुछ संशोधन किए गए हैं। ये जो अनुच्छेद की जो संख्या है वो बढ़ गई है। ठीक है, उसी प्रकार जो थे शुरुआत में 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में भी 12 अनुसूचियाँ हैं। इतना विस्तृत संविधान इसलिए बनाया गया क्योंकि भारत एक विशाल देश है जहाँ अनेक भाषाएं, धर्म, जातियाँ और संस्कृतियाँ मौजूद हैं। इन सभी परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए संविधान में शासन व्यवस्था से संबंधित लगभग सभी विषयों का विस्तार से वर्णन किया गया है। अब हम पढ़ रहे हैं कि हमारा जो संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आखिर क्या ज़रूरत थी इतना बड़ा संविधान बनाने की?
देखो, जैसे कि कोई दूसरा देश है तो वहाँ पर इतने सारे डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलते जितना इंडिया में डाइवर्सिटी है। आप जब कोई अपने स्टेट को छोड़कर यदि दूसरे स्टेट में जाएंगे तो वहाँ का कल्चर अलग हो जाता है, वहाँ का भाषा अलग हो जाता है, वहाँ की संस्कृति जो है पूरी तरह से अलग हो जाती है। इसलिए भारत एक विविधताओं का देश है, जिस कारण सभी को समान रूप से अपना अधिकार दिलाने के लिए और किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, इस वजह से क्या हुआ कि हमारे संविधान को काफ़ी बड़ा बनाया गया ताकि किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी ना हो। अगला आपका दूसरा जो प्रमुख विशेषता हमारे संविधान की वो है विभिन्न देशों के संविधानों से प्रेरणा लेता है। जो हमारा संविधान है वो विभिन्न देशों की संविधान से प्रेरणा लेता है। इसका मतलब क्या है? मान लो कि आपके क्लास में कोई टॉपर है, ठीक है, वो आपका दोस्त है, तो जब भी वो आपके घर में आएगा आपके पिताजी तो ज़रूर कहेंगे कि भाई अपने दोस्त से कुछ सीख, ठीक है, अपने दोस्त से कुछ सीख, है ना, कहेंगे कि नहीं? बिल्कुल। तो उसी प्रकार भारतीय संविधान जो है बनने से पहले बहुत सारे दूसरे देश के संविधानों का अध्ययन करते हैं। अध्ययन के पश्चात उन्हें जो चीज़ें उनके देश के संविधान से अच्छी लगी है उसे भारत के संविधान में अपनाया गया है। जैसे कि यूनाइटेड किंगडम है, वहाँ से संसदीय शासन प्रणाली और साथ में विधि का शासन, यानी कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है, उसका कानून जो है हमारा भारत के संविधान में यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। उसी प्रकार जो मौलिक अधिकार और न्यायिक पूर्वालोकन तथा संघीय व्यवस्था का जो कानून है वो यूनाइटेड स्टेट्स से लिया गया है। उसी प्रकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कानून जो है आयरलैंड से लिया गया है। ठीक उसी प्रकार मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था जो है वो कनाडा से है और समवर्ती सूची और व्यापार की स्वतंत्रता जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर भी डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय संविधान कई देशों के संविधानों से प्रेरित है। संविधान निर्माताओं के विभिन्न देशों की अच्छी व्यवस्थाओं को अपनाकर एक संतुलित संविधान बनाया है और ये इन देशों से आपका लिया गया है। इस प्रकार भारतीय संविधान कई संवैधानिक विचारों का समन्वित रूप है। हालांकि इसमें कुछ जो है वो भारतीय दृष्टिकोण भी रखे गए हैं, यानी अपने खुद से सोचकर भी काफ़ी सारे नियम यहाँ पर बनाए गए हैं। तीसरा आपका संघीय शासन प्रणाली। जो हमारा देश है वो एक्चुअली मुख्य रूप से 3 शक्तियों द्वारा चलाया जाता है। पहला आपका संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। संघ सूची जो है वो केंद्र सरकार के अधीन होता है, राज्य सूची राज्य सरकार के अधीन, और जो समवर्ती सूची है वो केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर चलाती है। जैसे कि संघ सूची के अंतर्गत क्या आता है जनरली में, जैसा कि मैंने कहा कि संघ सूची को केंद्र सरकार नियंत्रित करती है, तो केंद्र सरकार के अधीन कौन सा विभाग आता है? जैसे कि सैन्य विभाग केंद्र सरकार के अधीन है। अब आपको तो ये पता ही होगा कि किसी देश का कोई मिलिट्री फोर्स होता है, ना कि किसी राज्य का। राज्य अपना अनुसार खुद का सेना नहीं रख सकता है, ठीक है। जब भी सेना का कोई विभाग होता है तो वो देश के लिए होता है, ना कि किसी राज्य के लिए। तो जो सेना है, ठीक है, वो संघ सूची के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार राज्य सूची के अंतर्गत जितने भी पुलिस अधिकारी हैं वो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वो राज्य के दिए गए फैसलों का पालन करते हैं। ठीक है, जो पुलिस है वो आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। नहीं देखते हो कि हर एक स्टेट की अलग अलग पुलिस होती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस होगी, महाराष्ट्र पुलिस होगी, झारखंड पुलिस हो गई। तो विभिन्न राज्यों की अलग अलग पुलिस हो सकती है, लेकिन विभिन्न राज्यों की अलग अलग सैन्य व्यवस्था नहीं हो सकती है। ठीक है, सैन्य व्यवस्था केवल एक ही होती है और वो केंद्र के नियंत्रण में होता है। तीसरा समवर्ती सूची, इसके अंतर्गत जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर शासन चलाते हैं। जैसे कि मान लो पर्यावरण को स्वच्छ करना है तो इसमें सिर्फ केंद्र सरकार भूमिका नहीं निभाएगा, इसमें दोनों की भूमिका होती है। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी मिलकर यहाँ पर भूमिका निभाती है। उसी प्रकार जनसंख्या नियंत्रण है, शिक्षा का क्षेत्र है, तो ये सारे विभाग जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों साथ में मिलकर देखती है। ठीक है, भारतीय संविधान में संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किया गया है। जैसा कि हमने देखा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो ये 3 शक्तियों में कुल विभाजित है। हालांकि भारतीय संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली है, इसलिए इसे संघीय व्यवस्था के साथ एकात्मक झुकाव कहा जाता है। हालांकि जो शक्ति का विभाजन है वो केंद्र सरकार के पास भी है, राज्य सरकार के पास भी है, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें दोनों का तो ज़्यादा शक्ति जो है केंद्र सरकार के पास है, यानी संघ सूची के अंतर्गत है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? संघीय व्यवस्था के साथ एकात्मक झुकाव भी कहते हैं। चौथा आपका संसदीय शासन प्रणाली। तो देखो,
जो संसदीय शासन प्रणाली है वो ब्रिटेन के कानून से लिया गया है। यानी भारत में जो अभी संसद ऑपरेट होती है वो ब्रिटेन के कानून से लिया गया है। ब्रिटेन के कानून में भी एक प्रकार से संसद चलती है, उसी को मतलब अच्छा कानून मानकर उसे भारत में भी इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है। इसमें राष्ट्रपति राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। जो जनरली राष्ट्रपति होता है वो सबसे बड़ा संवैधानिक पद तो होता है, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा जो है देश का कार्यभार नहीं संभाला जा सकता। देश का संपूर्ण कार्यभार जो है वो प्रधानमंत्री देखता है, और प्रधानमंत्री के साथ जो उनके मंत्रिमंडल के जो मंत्री होते हैं, जैसे कि शिक्षा मंत्री होता है, जल विकास मंत्री होता है, गृह मंत्रालय होता है, तो ये सभी जो मंत्रालय जो है प्राइम मिनिस्टर के अधीन जो रहते हैं उनके द्वारा देश को चलाया जाता है। राष्ट्रपति केवल एक संवैधानिक पद है। ठीक है। हालांकि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, वार वगैरह की सिचुएशन, तो उसमें आपको राष्ट्रपति के परमिशन की आवश्यकता होती है, तभी आपको सैन्य शक्ति दी जाएगी। ठीक है। मुख्य विशेषताएं की बात करें तो राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी का प्रमुख होता है, मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल सरकार बनाता है। जैसा कि आपको पता होगा कि हर 5 साल में जो है लोकसभा का चुनाव होता है, उसमें जिस पार्टी के ज़्यादा सीट होते हैं, जिस पार्टी के ज़्यादा सांसद बनते हैं, वही अंततः जाकर शासन व्यवस्था को संभालती है। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल सरकार, जो बहुमत प्राप्त दल है वही सरकार बनाता है। ठीक है। अगला आपका मौलिक अधिकार, और सबसे बड़ा अधिकार जो मैं मानता हूँ भारतीय संविधान में वो है मौलिक अधिकार। ठीक है। मौलिक अधिकार में आम नागरिकों को काफ़ी बड़े बड़े अधिकार प्राप्त हैं, और यदि आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, यानी कोई आपके मौलिक अधिकार का पालन नहीं करता है, ठीक है, तो आप सीधा जो है सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, और एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट उस पर रिट निकाल सकता है और उस विभाग को आदेश दे सकता है जो विभाग आपका जो है आपको मौलिक अधिकार प्रदान नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ जो है रिट निकालने का अधिकार जो है हाई कोर्ट के पास भी होता है। तो यदि आपका मौलिक अधिकार का पालन नहीं हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट जाकर अपनी गुहार लगा सकते हैं। ठीक है। भारतीय संविधान नागरिकों को कई मौलिक अधिकार प्रदान करता है जो लोकतंत्र की आधारशिला माने जाते हैं। तो मुख्य मौलिक अधिकार निम्नलिखित हैं। तो कुल यहाँ पर 6 मौलिक अधिकार है। शुरुआत में 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है। 7वां जो मौलिक अधिकार था वो था आपका संपत्ति का अधिकार, जिसे मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। पहला आपका समानता का अधिकार। ठीक है, यानी समाज में सभी लोग समान हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, यानी जब तक आप दोषी नहीं हैं तब तक आपको स्वतंत्र रहने का अधिकार है, ये आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यदि आपका शोषण हो रहा है, ठीक है, यदि कोई आपका शोषण कर रहा है, या मान लो कोई 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रियाँ वगैरह में काम करवा रहा है, तो उन पर केस हो सकता है क्योंकि वो एक छोटे से बालक का शोषण कर रहा है। ठीक है। चौथा आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी आपको भारत देश में अपना धर्म चुनने का अधिकार है, यानी आपको किसी प्रकार का कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया जाएगा कि आपको कोई स्पेसिफिक धर्म ही अपनाना है। आप चाहें तो अपने मन से कोई एक धर्म चुन सकते हैं, या आप चाहें तो जो है सभी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, उससे संविधान को कोई मतलब नहीं है। ठीक है। आपको धार्मिक स्वतंत्रता संविधान देता है। 5वां सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ठीक है, आपको शिक्षा लेने का भी अधिकार है, इसलिए 6 से 14 वर्ष कोई बच्चों को सरकार निःशुल्क शिक्षा भी देती है, ये एक आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है, और सरकार को इसको देना ही होगा। 6वां आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी यदि आपके जो मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन हो रहा है तो आप सीधा जाकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हैं। इन अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तथा उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट न्यायालयों द्वारा की जाती है। 6वां आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है ये भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है कि राज्य से यहाँ मतलब है कोई स्टेट से नहीं है, बल्कि कोई एक विभाग से। मान लो वो विभाग आपका खुद का कॉलेज हो सकता है, ठीक, आपका खुद की यूनिवर्सिटी अपने आप में एक स्टेट है, क्योंकि वो अपने नियम कानून खुद बनाती है। भाई कब एग्ज़ाम लेना है, कब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा, कब जो है एग्ज़ाम की डेट्स आएंगी, ये सारी चीज़ें आपका यूनिवर्सिटी तय करती है। ठीक है। तो वो यूनिवर्सिटी अपने आप में स्टेट है। उसी प्रकार कोई मान लो मेडिकल है, ठीक है, कोई हॉस्पिटल हो, तो वो अपने आप में एक स्टेट है। ठीक है, वो अपना कानून खुद बनाती है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कहना है कि इसके अंतर्गत जो आपको अधिकार प्राप्त होते हैं वो जनरली स्टेट के ऊपर ही डिपेंड करता है, यानी स्टेट चाहे तो आपको ये अधिकार दे सकती है और चाहे तो आपको ये अधिकार नहीं दे सकती है। ठीक है। इसके लिए आप कोर्ट या न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ठीक है। ये संविधान
इसके अंतर्गत संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भी उल्लेख किया गया है। इसका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है। ये तत्व सरकार को यह निर्देश देते हैं कि वह सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करे, जैसे कि समान वेतन की व्यवस्था, यानी स्त्री और पुरुष में जो है आपको समान वेतन देना है सेम कार्य के लिए। यदि कोई स्त्री और पुरुष एक ही कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए आपको समान वेतन देना होगा, लेकिन आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये स्टेट के अधीन होता है। ठीक है, इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। स्टेट चाहे तो दोनों को बराबर सैलरी दे या चाहे तो दोनों को ज़्यादा या कम दे सकती है, ये स्टेट पर डिपेंड करता है। अगला आपका गरीबों और कमज़ोरों वर्गों के लिए कल्याण का कार्य करना, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था करना और ग्रामीण विकास करना। हालांकि ये सिद्धांत न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकते, जैसा कि मैंने कहा कि सिद्धांत न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकते। न्यायालय कोई आदेश नहीं दे सकती कि ये आपको ये अधिकार प्राप्त हो ही जाए। ठीक है, फिर भी शासन के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। सातवां आपका मौलिक कर्तव्य। जिस प्रकार आपको संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं तो आपका भी तो अपने देश के प्रति कुछ कर्तव्य बनता है ताकि देश का विकास हो सके। देश का विकास केवल सरकारें नहीं कर सकती है। ठीक है, देश का विकास तब तक नहीं होगा जब तक सरकार के साथ जनता भी उनका साथ ना दे। ठीक है, तो संविधान में नागरिकों को कुछ मौलिक कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं। इन्हें 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1976 में संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, कुछ प्रमुख कर्तव्य हैं। संविधान और उसके आदर्शों का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। ठीक है, ये सारे आपके राष्ट्रीय कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य हैं। आठवां आपका स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी जो आपका न्यायपालिका होगा, जो जज होते हैं वो निष्पक्ष होंगे। मान लो कोई दो व्यक्ति है, उन्होंने सेम अपराध किया और कोई एक व्यक्ति है वो बड़े समाज से आता है और कोई दूसरा व्यक्ति है वो छोटे समाज से आता है, तो ऐसा नहीं है कि जो बड़ी समाज वाले है उसको कुछ जो है उसके सज़ा में कोई छूट दी जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हमारा न्यायपालिका होती है वो बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए ताकि समान रूप से जो है कानून व्यवस्था बनी रहे और लोगों में समानता का एहसास बना रहे, जिस कारण न्यायपालिका जो है बिल्कुल स्वतंत्र होती है और निष्पक्ष भी होती है। इसका मुख्य उद्देश्य संविधान की रक्षा करना और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना होता है। न्यायपालिका के मुख्य अंग 3 होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं, दूसरा उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, और तीसरा अधीनस्थ न्यायालय। ये जनरली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखने को मिल जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है। ठीक है, 9वां आपका धर्मनिरपेक्ष राज्य, यानी हमारा देश पूरी तरह से यह स्वतंत्रता देता है कि आप कोई सा भी धर्म चुन सकते हैं, इसमें आपको किसी प्रकार का कोई रोकथाम नहीं किया जाएगा। ठीक है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका अर्थ है कि राज्य के किसी एक धर्म को विशेष महत्व नहीं देता है और सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने, प्रचार करने और प्रसार करने की स्वतंत्रता है। 10वां है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी वोट देने की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई। इसके अनुसार 18 वर्ष से अधिक आयु का प्रत्येक नागरिक बिना किसी भेदभाव के मतदान कर सकता है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है किसी भी संवैधानिक देश में, किसी भी गणराज्य में। जनरली कोई भी देश कब जो है गणतंत्र देश कहलाता है, कब जनतंत्र देश कहलाता है, जब उसका जो प्रतिनिधि करने वाला व्यक्ति है वो जनता के द्वारा चुना जाए। ठीक है, और जो वोट होता है वो एक ऐसा ही सिस्टम है जिसके तहत हम खुद अपने नेता को चुनते हैं। ठीक है, इस व्यवस्था से जनता को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार प्राप्त होता है। तो ये थे हमारे कुछ 10 इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो भारतीय संविधान को अन्य देशों की संविधान से अलग करती है। अंत में आपको निष्कर्ष भी लिखना है। शुरुआत में आपको प्रस्तावना और अंत में निष्कर्ष जरूर लिखना है। अंततः कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान एक आधुनिक लोकतांत्रिक और व्यापक संविधान है। इसमें नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, सामाजिक न्याय की स्थापना और मजबूत शासन व्यवस्था की व्यवस्था की गई। इसी कारण भारतीय संविधान को विश्व का सबसे प्रभावशाली और सफल संविधान में से एक माना जाता है। तो ये था हमारे संविधान के बारे में पूरी जानकारी, किस प्रकार जो हमारा संविधान है अन्य देशों की संविधान से अलग है, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। तो उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।